बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्या होती है, वेरिएबिलिटी वगैरह, इन चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। हमारे पास डिस्पर्शन की दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होता है एब्सोल्यूट डिस्पर्शन और दूसरी हमारे पास होती है रिलेटिव डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का ताल्लुक होता है हमारे पास बेसिकली डेविएशन, डिफरेंस, कि एक वैल्यू का दूसरी वैल्यू के साथ कितना डिफरेंस है, कितनी डेविएशन पर है। और यहाँ पर जो हम लोग कंपैरिजन किया करते हैं वो मीन की वैल्यू के साथ होता है कि कोई भी एक्चुअल वैल्यू अपनी एवरेज वैल्यू से कितनी दूरी पर है। इस चीज को डिस्पर्शन कहा जाता है कि अगर एक एक्चुअल वैल्यू है हमारे पास सपोज के 20 और उसकी जो एवरेज है पूरे डेटा की वो 25 है, तो हम लोग कहेंगे कि इसके दरमियान जो डिस्पर्शन है वो 5 यूनिट्स की है। इसे डिस्पर्शन बोला जाता है। अब हमारे पास एब्सोल्यूट डिस्पर्शन मौजूद है एंड रिलेटिव डिस्पर्शन। सेम इसी एग्जांपल को ही लेते हैं कि मेरे पास जो एक्चुअल वैल्यू आ रही थी वो आ रही है 20, मीन की वैल्यू आ रही है हमारे पास 25। अब देखिए, अगर मैं इन दोनों के दरमियान डिफरेंस बता दूं 5, ये एब्सोल्यूट डिस्पर्शन है। एक्चुअल वैल्यूज के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग एब्सोल्यूट डिस्पर्शन कहेंगे। एब्सोल्यूट चेंज बेसिकली एक्चुअल वैल्यूज के दरमियान चेंज को कहा जाता है कि आपका एक क्यूएम का टेस्ट हुआ, पहले टेस्ट में आपके मार्क्स आ गए सपोज 20, दूसरे टेस्ट में आपके मार्क्स आ गए 25। अब ये कहेंगे कि मेरे मार्क्स में इंप्रूवमेंट 5 मार्क्स की है। जो चेंज आया है आप एक्चुअल वही चेंज बता रहे हो, ये एब्सोल्यूट चेंज है। इसी तरह से पेट्रोल की प्राइसेस, अगर हमें पेट्रोल मिल रहा हो सपोज के 250 रुपीज पर लीटर और वो इंक्रीज होके 275 पे पहुंच जाए, हम लोग कहेंगे कि पेट्रोल की प्राइसेस में 25 रुपीज का इंक्रीज आया है। एक्चुअल चेंज बताना, चाहे वो जितने का भी हो, उसे एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट डिस्पर्शन कहा जाता है। इसी इंफॉर्मेशन को हम लोग चेंज करके भी बता सकते थे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। जैसा कि अगर मैं यहां पे बात करूं, आपने देखा चेंज हमारे पास 5 का है और ये फिर आपने यहाँ पे चले देख लें कि ये फर्स्ट टेस्ट के आपके मार्क्स हैं 20, 25 आपके सेकंड टेस्ट के मार्क्स हैं। आप जरूरी नहीं कि आप लोगों से ये कहें कि 5 मार्क्स की इंप्रूवमेंट आई, आप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बता सकते हैं। आप इसको 5 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमारे पास 25%। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास 25% का इंक्रीज आया है। अब ये जो 25% है ये रिलेटिव चेंज है। क्या आप एक्चुअल चेंज नहीं बताना चाह रहे, आप उस चेंज की परसेंटेज बताना चाह रहे हो, तो ये रिलेटिव चेंज है। इसी तरह से जब मैंने आपसे पेट्रोल की प्राइसेस की बात की कि 250 रुपीज था, 270 रुपीज, 75 रुपीज हो गया, ये देखें कितने का चेंज आया, ये एब्सोल्यूट डिस्पर्शन है। लेकिन अगर अब देखिए चेंज किसके ऊपर आया, 250 पर या 275 पर, तो डिवाइडेड बाय 250 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, 10%। अब ये कह सकते हैं पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज्ड बाय ₹10%, इंक्रीज्ड बाय 10%, फिर रुपीज का वर्ड नहीं आता इसके साथ, इंक्रीज्ड बाय 10, ये रिलेटिव डिस्पर्शन है। आई होप कि फर्क समझ आ गया होगा आप लोगों को। बेटा अगर हम लोग डिस्पर्शन की बात करें मेजर ऑफ डिस्पर्शन में, जैसे अब ये परसेंटेजेस वगैरह हैं, क्या आप किसी को ये कह सकते हो कि मेरे मार्क्स -30% हैं? तो परसेंटेजेस में कभी भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं होती रहती। तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन वगैरह जब भी कैलकुलेट करेंगे, इसमें जितने भी टॉपिक्स मौजूद हैं, किसी का भी जो आंसर होता है वो नेगेटिव में नहीं होता, ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू। कुछ भी फाइंड करेंगे, हमेशा मेजर ऑफ डिस्पर्शन के तमाम टॉपिक्स का आंसर हम लोग पॉजिटिव टर्म्स में करेंगे। फिर अगर एब्सोल्यूट डिस्पर्शन है तो इसके साथ यूनिट आता रहता है, ये विद यूनिट्स होते हैं।
जैसा कि किलोमीटर हमारे पास डिस्टेंस के लिए यूनिट यूज हो जाता है, इसी तरह से रुपीज करेंसी वगैरह आप लोग यूज कर सकते हैं, इसी तरह से किलोग्राम्स वगैरह, मतलब यूनिट्स यूज होते रहते हैं इसके साथ। लेकिन जब आप बात करते हैं ना इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस वगैरह, रेशोज वगैरह के बारे में जब बात कर रहे होती हैं, तो रिलेटिव डिस्पर्शन हमेशा यूनिट लेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता रहता। इसमें चाहे कुछ भी आपके पास हो, आपने परसेंटेजेस के लिए बेस 100 कंसीडर कर देना होता है और रेशो के लिए बेस 1 कंसीडर हो जाती है। क्लियर? अच्छा, अब देखें, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछी जाएगी कि एब्सोल्यूट डिस्पर्शन विद यूनिट्स एंड रिलेटिव डिस्पर्शन यूनिट लेस होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने एब्सोल्यूट डिस्पर्शन में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं और रिलेटिव डिस्पर्शन में हमारे पास कौन से टॉपिक्स आ जाने हैं। तो एब्सोल्यूट हम कोई भी टॉपिक एब्सोल्यूट डिस्पर्शन में पढ़ेंगे तो लाजमी बात है उसी टॉपिक को हम लोग रिलेटिव डिस्पर्शन में भी जाकर पढ़ेंगे। जैसा कि एब्सोल्यूट डिस्पर्शन में हमारा पहला टॉपिक आता है रेंज। इसे इंटर रेंज भी कहा जाता है, एक ही बात है, रेंज कहें या इंटर रेंज कहें, ये एक ही बात है। रेंज पढ़ेंगे और इसके साथ हम लोग सेमी रेंज पढ़ेंगे। इसे और नहीं पढ़ना, ये जो स्लैश लगा हुआ है ये एंड है कि रेंज एंड सेमी रेंज। ओके, ये नहीं कि रेंज या सेमी रेंज, ऐसा नहीं है, ये दो डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो हम लोगों ने पढ़ने हैं। जैसे ही हम ये कंप्लीट कर लेंगे, एब्सोल्यूट डिस्पर्शन से जैसे ही रिलेटिव डिस्पर्शन में जाते हैं तो तमाम इन टॉपिक्स के कोफिशिएंट्स फाइंड किए जाते हैं, तो उसका नेम बन जाता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ये हमारे पास रिलेटिव डिस्पर्शन का टॉपिक बन जाता है। जब रेंज पढ़ लेंगे फिर हम लोग जाएंगे क्वार्टाइल रेंज। इसे इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहा जाता है या सिंपल क्वार्टाइल रेंज। और इसके साथ हम लोग पढ़ेंगे सेमी क्वार्टाइल रेंज, यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन को जाके हम लोग पढ़ेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो चले जाएंगे हम लोग कोफिशिएंट्स ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन की तरफ। स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सीवी। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एक ही बात है, सीवी को पढ़ेंगे। फिर हमारे पास आता है मीन डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। इन टॉपिक्स का आपको पता होना चाहिए। कुछ एमसीक्यूज आ जाते हैं, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू मेजर ऑफ डिस्पर्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू रिलेटिव डिस्पर्शन, एब्सोल्यूट डिस्पर्शन। तो आपको पता हो कि कौन सा टॉपिक कहाँ पर मौजूद होता है। इसी तरह से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पोजिशनल मेजर्स, अरिथमेटिक मेजर्स, इनके बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को। आई होप कि टॉपिक्स के नेम्स क्लियर हो चुके होंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, जो कि हमारे पास रेंज एंड सेमी रेंज। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन हमेशा डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है। कभी भी डिसीजन मेकिंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के मुताबिक नहीं करनी, हमेशा मेजर ऑफ डिस्पर्शन के मुताबिक करती है। इसकी एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दो बैट्समैन हैं ये हमारे पास, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। इन्होंने 5 मैचेस की एक इनिंग्स खेली, 5 मैचेस की एक सीरीज खेली इन्होंने, और आगे वर्ल्ड कप के लिए ना इन दोनों बैट्समैन में से एक बैट्समैन ने जाना था। और लाजिम बात है जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उसी को सिलेक्ट किया जाएगा। जब इनके पास्ट 5 मैचेस का रिकॉर्ड्स देखा गया तो उनके स्कोर्स आपके सामने हैं। अब बज़ाहिर देखा जाए तो लोग कहेंगे जनाब जिसकी एवरेज अच्छी है आप उसको लेके चले जाए। बज़ाहिर देखा जाए लोग कहते हैं जिसकी एवरेज अच्छी है आप उसको लेके चले जाए। तो एवरेज तो मेरा सेंट्रल टेंडेंसी का टॉपिक है, उसकी बेस के ऊपर कभी भी डिसीजन मेकिंग नहीं होती। ये बात क्लियर है? अच्छा, अब क्या हुआ, वैसे हमने एवरेज फाइंड की तो दोनों की एवरेज 20-20 आ गई। तो भैया अब क्या करें, दोनों की एवरेज सेम है, किसको लेकर जाएं? इवन कि अगर ये एवरेजेस कम ज्यादा भी होती, डिफरेंट होती, तब भी हम लोग एवरेज को बेस बना के कभी भी सिलेक्शन ना करते हैं।
हमेशा बैट्समैन के लिए देखा जाता है कंसिस्टेंसी देखी जाती है कि पिच पर जाए और फिर खड़ा हो जाए, फिर पक्का पता है कि मैच एंड करके आएगा ये, मतलब जिसको आउट करना नामुमकिन सा हो। कंसिस्टेंट बैट्समैन होना चाहिए जो 20, 25, 30 ओवर खेल भी ले तो हमें पता हो कि यार हमारी टीम मजबूत खड़ी हुई है। तो इसके लिए हमेशा स्टेबिलिटी को देखा जाता है, कंसिस्टेंसी को देखा जाता है। कंसिस्टेंट कौन होता है? जो अपनी एवरेज वैल्यू के ज्यादा करीब होता है वो हमेशा कंसिस्टेंट होता है। जो अपनी एवरेज वैल्यू के हमेशा करीब हो वो हमेशा कंसिस्टेंट होता है, और जो अपनी एवरेज वैल्यू से ज्यादा दूरी पर मौजूद हो वो इनकंसिस्टेंट है। मतलब चल गया तो सेंचुरी, ना चला तो डक। ओके, कि भाई कुछ नहीं पता अगली शॉट पे क्या होने वाला है, लग गया तो छक्का वरना बाउंड्री पे कैच आउट और फिर वापसी। तो ऐसा बैट्समैन नहीं चाहिए होता टीम को जिसके ऊपर भरोसा ही ना हो किसने क्या करना है। तो इसीलिए देखा जाता है जो एवरेज होना अपनी एवरेज वैल्यू के करीब है। अब अगर आप लोग देखें मिस्टर ए को, मिस्टर ए की एवरेज है 20, लेकिन इसके अगर स्कोर्स देखें 0, 10, 65, 15, 10, तो ज्यादा अपनी एवरेज वैल्यू से ना डेविएशन ज्यादा है, ज्यादा दूरी पर है। तो इसमें हालांकि इसके एक 50 मौजूद है, ऐसे ही है ना, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है। अब दूसरे को देखें 18, 22, 15, 23, 22 एवरेज वैल्यू के करीब, कोई 50 नहीं है, लेकिन डक भी तो कोई नहीं है। अपनी एवरेज वैल्यू हमेशा अपने एवरेज स्कोर करके जाता है। तो ऐसे बैट्समैन को कंसिस्टेंट बैट्समैन कहा जाता है। तो इन दोनों में से जो सिलेक्शन होनी है वो कंसिस्टेंसी को बेस बनाकर होनी है, और कंसिस्टेंसी का पता मेजर ऑफ डिस्पर्शन से चलता है। ऐसा डाटा जो अपनी एवरेज वैल्यू के करीब हो, जिसमें डेविएशन कम हो, वो कंसिस्टेंट डाटा होता है हमारे पास। ये बात क्लियर हो गई। अब वन बाय वन इनको रीड करते हैं, जहां पर हमारा मकसद सिर्फ इनकी कैलकुलेशन है, इनकी इंटरप्रिटेशन शामिल नहीं है। ओके, तो आप लोगों ने सिर्फ इसकी कैलकुलेशंस को देखना है। जैसा कि सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आ जाता है रेंज। रेंज मतलब लिमिटेशंस, कि आपकी रेंज कहां तक है। अब जैसे हमारा एक टेस्ट होता है 50 मार्क्स का, क्या आप उसमें से 65 मार्क्स ले लेंगे? 60 ले लेंगे? क्यों? रेंज 50 तक है। अच्छा, -10 मार्क्स ले लेंगे? नहीं लेंगे भाई, ना भी आता होगा कुछ तो 0 मार्क्स हैं। तो आपकी रेंज कहां तक हो गई? 0 से 50 तक। आई होप ये बात समझ आ गई। तो हर सिचुएशन में ये रेंज चेंज हो सकती है, डाटा टू डाटा ये वेरी कर सकती है। इन सिंपल फॉर्म रेंज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? रेंज कैलकुलेट करने के लिए पूरे डाटा में आपको सिर्फ 2 वैल्यूज की जरूरत है, कि उस डाटा की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और उस डाटा की मिनिमम वैल्यू कौन सी है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज का डिफरेंस रेंज कहलाता है। ओके, और रेंज कंप्लीट हो जाता है। क्या आपने अपने डाटा में सिर्फ ये देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू एक्स, वैल्यूज को डिनोट करेंगे एक्स से, मैक्सिमम वैल्यू एक्स एम और मिनिमम वैल्यू एक्स नॉट। तो एक्स एम माइनस एक्स नॉट, ये हमारे पास रेंज की वैल्यू बन जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। और इसी के साथ हम लोगों ने इधर पढ़ना था एब्सोल्यूट डिस्पर्शन में सेमी रेंज को। हमेशा याद रखना, जहां पर वर्ड सेमी आ जाए ना वहां पर उसका मतलब होता है हाफ। सेमी रेंज मतलब रेंज का हाफ सेमी रेंज बन जाएगा। अब जहां पर भी सेमी आए किसी भी चीज के साथ, उसके फार्मूले को डिवाइडेड बाय 2 कर दो, वो सेमी बन जाएगा। और दूसरा जो हमारे पास होता है ना बाय, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो, उसका ट्वाइस BI बाय, तो वो ट्वाइस बन जाता है, सेमी हाफ बन जाता है। जैसे आप लोगों ने फाइनेंस में
सेमी एनुअली, बाय मंथली, और ये सारी बातें आप लोगों ने पढ़ी थी। अब यहाँ पर देखें फार्मूलाज, आई होप के क्लियर। सेमी रेंज का क्या फार्मूला बन गया, XM माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय 2। अब अगर आप लोग यहाँ पर गौर से देखें, एब्सोल्यूट डिस्पर्शन के ये टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। इतनी सी बात है, ये सिर्फ कहने को इतने सारे टॉपिक हैं लेकिन बहुत ईजी है। जब हम लोग बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेंज की, अब देखिए यार, जब अगर सपोज आपके मार्क्स आए हुए हैं, आपके टेस्ट हुए, आप तमाम स्टूडेंट्स के आपके मार्क्स आए, मैंने आपसे कहा कि अपने मार्क्स की एवरेज बताओ, अपने मार्क्स की एवरेज बताओ, या अपने मार्क्स को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बताओ। अब क्या करोगे, सपोज कि अगर साद ने मुझे अपने मार्क्स की ये परसेंटेज बतानी है, क्या साद अनस के मार्क्स को उठाएगा या अपने मार्क्स? तो जिसकी परसेंटेज लेनी है आप लोगों ने उसके मार्क्स लो। तो आपने कोफिशिएंट भी जिसका फाइंड करना हो पहले उसको लो। हम कोफिशिएंट किसका फाइंड कर रहे हैं, रेंज का, तो पहले रेंज लो। तो रेंज का क्या फार्मूला है, XM माइनस एक्स नॉट। ओके, ये रेंज का फार्मूला। अब साथ फिर क्या करेगा, अपने मार्क्स को डिवाइडेड बाय किसके साथ करेगा, टोटल मार्क्स के साथ। ओके, आपने भी यहाँ पे टोटल ले लेना है। टोटल कैसे लोगे, XM प्लस एक्स नॉट, टोटल आ जाएगा। बात क्लियर हुई? तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करने के लिए आप लोगों ने जो फार्मूला यूज करना है वो है ये, XM माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय XM प्लस एक्स नॉट। और ये तीन बस फार्मूलाज थे, रेंज, सेमी रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, और ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। कोई इशू? अब चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। सबसे पहले उठाएंगे अपना डिस्क्रीट डाटा। डिस्क्रीट डाटा से इसकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। हमारे डाटा में देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, तो रेंज फाइंड करनी हो तो 15 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, ये रेंज की वैल्यू। सेमी रेंज फाइंड करनी हो तो फिर 13 डिवाइडेड बाय 2 6.5। कोफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करना हो तो 15 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 2, और ये हमारे पास 0.76, और इसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बताना हो तो फिर 76.47%। ऑल क्लियर? अब अगर हम लोग बात करें फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो वैल्यूज और उनके सामने उनकी फ्रीक्वेंसीज मौजूद हैं। अब देखिए हमारे पास वैल्यूज हैं 2, 5, 6, 9, 11, 15। भाई हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है या हमारे डाटा में वो कितनी मर्तबा रिपीट हो रहे हैं। रेंज फाइंड करने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी देखने की जरूरत नहीं है, हमने वैल्यूज में मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। तो वैल्यूज में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और वैल्यूज में मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो रेंज बन जाएगी हमारे पास 30। क्लियर? तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का कोई काम, मॉड फाइंड करना होता तो हम लोग कह सकते थे मॉड इज 15, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो। तो यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो वो ग्रेटर वैल्यू होगी और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम हो वो स्मॉलर वैल्यू होगी, ऐसा कोई सीन नहीं है। हमने जस्ट एक्चुअल वैल्यूज में देखना है कौन ग्रेटर या स्मॉलर है, चाहे वो जितनी मर्तबा मर्जी रिपीट हो रहा हो। कोई इशू हो जाएगा? फाइन, चलते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भाई क्लास लिमिट्स भी गिवन हो सकती हैं एंड क्लास बाउंड्रीज भी गिवन हो। सबसे पहले आपने ये बात आइडेंटिफाई करनी होती है, चाहे कुछ भी फाइंड करो हमेशा याद रखना क्लास बाउंड्रीज यूज होती है। ओके, क्लास बाउंड्रीज यूज होंगी, क्लास लिमिट्स यूज नहीं होती। तो अगर क्लास लिमिट्स की फॉर्म में डाटा है तो भाई कन्वर्ट करना पड़ता है उसको क्लास बाउंड्रीज के अंदर। अब यहाँ पर देखें आपको मिनिमम वैल्यू आपकी फर्स्ट क्लास से मिलेगी और मैक्सिमम वैल्यू लास्ट क्लास है। भाई बाकी मुझे क्लासेस देखने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ फर्स्ट और लास्ट क्लास। फर्स्ट क्लास में भी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, लोअर क्लास बाउंड्री, उस डाटा की मिनिमम वैल्यू होगी।
ओके, फर्स्ट क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री लिमिट नहीं, ये बात याद रखना। और इसी तरह लास्ट क्लास में ग्रेटर वैल्यू में कहां से मिलेगी, लास्ट क्लास की अपर क्लास बाउंड्री, वो उस डाटा की हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होती है। क्लियर? अब क्योंकि वैल्यूज एज सच तो हमें गिवन नहीं है ना, तो एक आइडिया ही होता है। तो अगर मिनिमम वैल्यू हुई तो हमारे पास फर्स्ट क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री, और अगर मैक्सिमम वैल्यू हुई तो लास्ट क्लास की अपर क्लास बाउंड्री। अब मेरे पास जो डाटा मौजूद है वो हमारे पास क्लास लिमिट की फॉर्म में है। हम 50-1 नहीं करेंगे, हम इनको कन्वर्ट करेंगे। 50 की क्लास बाउंड्री 50.5, 1 की क्लास बाउंड्री 0.5, तो 50.5 माइनस 0.5, तो हमारे पास रेंज की वैल्यू क्या आ जाएगी 50। सेमी रेंज होगा तो डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे इसको, और कोफिशिएंट ऑफ रेंज हुआ तो 98%, राइट? कोई इशू हो जाएंगे फाइंड इजीली, गुड, शाबाश। क्या आप लोगों को रेंज, सेमी रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज की समझ आ गई है? अगर ये समझ आ गई है ना, तो फिर आपके लिए ये क्वार्टाइल रेंज, सेमी क्वार्टाइल रेंज जिसे क्वार्टाइल डेविएशन भी कहते हैं, एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन जरा भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ फर्क क्या है, रेंज क्या चीज थी, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो जब क्वार्टाइल रेंज की बात कर रहे हैं तो अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। ओके, क्या फार्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, Q3 माइनस Q1, ये क्वार्टाइल रेंज बन गया। जब सेमी क्वार्टाइल रेंज की बात करेंगे तो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, और इसी सेमी क्वार्टाइल रेंज को क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं, ये बात याद रखें। ऊपर वाले को इंटर भी कहते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज या सिर्फ क्वार्टाइल रेंज एक ही बात है। इसी तरह से सेमी क्वार्टाइल रेंज या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज एक ही बात है, और क्वार्टाइल डेविएशन ये एक चीज है। क्लियर? तो क्या फार्मूला बनेगा क्वार्टाइल डेविएशन का, जिसे इन शॉर्ट QD से डिनोट किया जाता है, क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, और जब कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन की बात करेंगे तो फिर Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1, मतलब जहां पे XM था वहां पे Q3, और जहां पे X0 था वहां पे Q1। तो रेंज जब देखी जाती है तो हमेशा मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू देखी जाती है, तो रेंज जो Q2 है वो तो मिडल का है, तो इसीलिए Q3 और Q1 का कंपैरिजन किया जाता है। ये बातें क्लियर हो गई सब बच्चों को? फार्मूलाज की हद तक तो बस इतना ही। अब चलते हैं जरा इनकी प्रैक्टिस की तरफ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। अब यहाँ पर भाई देखें, मैं आपको अब दोबारा से बताऊं कि Q3 कैसे फाइंड होता है, ये Q1 कैसे फाइंड होता है, अगर दोबारा से बताएं, क्योंकि ये बातें हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर पढ़ चुके हैं प्रैक्टाइल्स में, कि क्वार्टाइल्स को कैसे फाइंड किया जाता है। अब चलते हैं जरा प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। ये मेरे नोट्स में आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसमें से जल्दी से मुझे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके दें, जल्दी करें, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करें। अब अगर आप लोगों ने यहां पर देखा और 190 माइनस 140 इज इक्वल टू 50, ये मुझे बता दिया तो आपने गलत किया। आपको हमेशा डाटा देखना चाहिए, डाटा कौन सा है, क्या लिखा हुआ है। आपने सिंपली सिर्फ इतना देखा कि मैंने रेंज फाइंड करनी है, तो आपने मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू, आपने कहा रेंज की वैल्यू ये है, और आपके क्वेश्चन गलत हो गए। अब अगर आप लोग क्वेश्चन को दोबारा जरा गौर से पढ़ो तो ये आपके पास एक्चुअल वैल्यूज नहीं है, ये आपके पास क्लासेस के मिड पॉइंट्स गिवन है। ये बेसिकली ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है।
और ये तमाम क्लासेस के मिड पॉइंट्स गिवन है। दूसरी बात ये, आपने डाटा को अगर गौर से देखें तो आपको किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? हाइट्स। कौन सा डाटा होता है, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस? तो कॉन्टिन्यूअस डाटा कभी भी इस फॉर्म में आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में, हमेशा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में लिखा जाता है, और वो भी क्लास बाउंड्रीज की फॉर्म में। अगर सिर्फ अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो ये तो डिस्क्रीट डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। आपका क्वेश्चन गलत हो चुका है। तीसरा पॉइंट, आप अगर वैल्यूज के दरमियान देखो आपको गैप सेम नजर आएगा। भाई एक्चुअल वैल्यूज के दरमियान कभी भी गैप सेम नहीं होता, लेकिन इनके दरमियान देखो गैप सेम है, क्योंकि ये मिड पॉइंट्स हैं, इस वजह से इनके दरमियान गैप सेम है। तो आपने सबसे पहले इस डाटा को कन्वर्ट करना था क्लास बाउंड्रीज में, और फिर जाके क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब करो। अब अगर इस डाटा में से रेंज, सेमी रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करने के लिए आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमारे पास ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, और सारे के लिए क्लासेस बनाने शुरू कर दी, तो वो भी आपने गलत कि भाई मुझे तमाम के लिए तो क्लासेस की जरूरत है ही नहीं, मुझे सिर्फ फर्स्ट क्लास, और फर्स्ट क्लास की भी सिर्फ लोअर क्लास बाउंड्री, और लास्ट क्लास की भी सिर्फ अपर क्लास बाउंड्री चाहिए। हमने करना क्या था, हमने यहाँ पे देखा भाई इनके दरमियान डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10, और तमाम क्लासेस के दरमियान 10 का डिफरेंस है, उसका हाफ 5। वो 5 140 में से लेस करेंगे तो इसकी लोअर क्लास बाउंड्री आ गई। अब मुझे इसके अलावा इसके अपर क्लास बाउंड्री फाइंड करने की जरूरत नहीं। और लास्ट क्लास में जब गए तो यहाँ पर इसकी अपर क्लास वो 5 हम लोग ऐड करेंगे इसमें, तो ये बन जाएगा 195 लास्ट क्लास की अपर क्लास बाउंड्री। 134.5 नहीं आना चाहिए। मिड पॉइंट से क्लासेस फाइंड करने के लिए मिड पॉइंट्स का डिफरेंस उसका हाफ, मिड पॉइंट से लेस करोगे तो लोअर क्लास बाउंड्री, ऐड करोगे तो अपर क्लास बाउंड्री। वो तो याद था। तो ये देखो अब हर क्लास के लिए 135 145 145 155 डिफरेंस है, ये डिफरेंस है 145 145, तो क्लास बाउंड्री है। क्लास बाउंड्री ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे हमेशा 0.5 में लिखो। क्लास बाउंड्रीज बस यही क्लास बाउंड्रीज हैं दोनों वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस ना हो, ये क्लास बाउंड्रीज है। क्लियर? तो हमारे पास रेंज की क्या वैल्यू बन जाएगी, 195 माइनस 135 60, सेमी रेंज 30, और कोफिशिएंट ऑफ रेंज हमारे पास आ जाएगा 18.1। क्या क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है सब बच्चों को? चले क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके दे मुझे। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें, शाबाश जल्दी करें। और क्वेश्चन नंबर 2 में ना आप सबसे पहले मुझे रेंज फाइंड करके दें। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले मुझे रेंज की वैल्यू फाइंड करके दें, क्वार्टाइल रेंज बाद में कर लेते हैं। बताएं रेंज की वैल्यू क्या है। अब अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही सेम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे अप्लाई करते हैं कि यहाँ पर सेम डिस्टेंस था, हम लोगों ने इनको कन्वर्ट कर लिया क्लास बाउंड्रीज के अंदर, आपने देखा यहाँ पर भी 0 1 2 3 4 5 के सेम डिस्टेंस है, इसको भी क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करें तो आप गलत कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास देखें नंबर ऑफ हेड्स हैं, पॉइंट्स को टॉस किया जा रहा है, हमेशा डिस्क्रीट डाटा होता है, ये कॉन्टिन्यूअस डाटा है ही नहीं जिसको हम लोग ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कन्वर्ट करें। क्या हेड हमारे पास 4 पॉइंट समथिंग आ सकती हैं, 3 पॉइंट समथिंग आ सकते हैं, तो कन्वर्ट क्यों करें?
ओके यहाँ पर इस डेटा ने एज इट इज रहना था, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू और ये इसकी मिनिमम है। 5 - 0 = 5, ये रेंज की वैल्यू। इसकी कन्वर्जन की जरूरत नहीं है क्योंकि डेटा डिस्क्रीट फॉर्म में है, तो इसके लिए अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ट प्रेजेंटेशन है। गॉट इट? क्लियर? चले शाबाश। अब मुझे जल्दी से जरा क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करके दें। अब क्वार्टाइल्स फाइंड करना था तो आपको Q1 की वैल्यू चाहिए और Q3 की वैल्यू चाहिए। फ्रैक्टाइल्स में आता है ना, तो हमने सबसे पहली बात की थी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना। अब जहां से ना वैसे मुझे पता चल गया है कि टोटल कितने हमारे पास 200, लेकिन अगर मैं इनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करूं, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 14, यहाँ पर 140, 178, 196 एंड ये इनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब Q1 की वैल्यू मुझे चाहिए, तो Q1 के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये हमारे पास अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा, n+1 डिवाइडेड बाय 4, क्वार्टाइल्स है तो डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 200, n की जगह +1 डिवाइडेड बाय 4 50.25। अब ये देखिए ये 50.25 कहां पर आएगा, 70 में आ गया, तो इसकी वैल्यू ये Q1 है, राइट। इसी तरह Q3 अगर फाइंड करना हो हम लोगों ने, तो 3 × n +1 डिवाइडेड बाय 4 150.75। तो देखिए 150.75 आपको कहां पे मिलेगा, 178 में, तो इसकी वैल्यू Q3 बन जाएगा। अब अगर आप लोगों ने क्वार्टाइल रेंज फाइंड करनी है तो 3 - 1 2, क्वार्टाइल डेविएशन 2 डिवाइडेड बाय 2 1, और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन 3 - 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1 50%, 0.5 50%। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे जरा रेंज और कोएफिशिएंट, रेंज की वैल्यू फाइंड करके दें। क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे रेंज की वैल्यू फाइंड करके दें जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3 में रेंज की वैल्यू बताएं जी। और इसमें हमारे पास रेंज की वैल्यू 64.5 - 14.5 इज इक्वल टू 50। ये हमारे पास रेंज की वैल्यू आ गई। दोबारा से क्लास लिमिट्स हैं तो क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करेंगे। इसकी क्लास बाउंड्री 60 और इसकी लोअर क्लास बाउंड्री, इन दोनों का डिफरेंस रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड हो जाएगा। इंटर क्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल रेंज एक ही बात थी, तो बेसिकली Q3 - Q1 कर देना था हम लोगों ने। क्लियर? मुझे इस डेटा से Q3 और Q1 फाइंड करके दें। सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं, 2 12 31 58 74 84 90 95 98 एंड अब अगर Q1 फाइंड करना है तो उसका फार्मूला होता है L + H/F into n/4 - C। सबसे पहले n/4, और ये n/4 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 25।
देखें ये 25 कहाँ पर आएगा, इस क्लास, इस क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री, और वो कितनी है हमारे पास 24.5 प्लस क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय 19, ये 25 एज इट इज आ गया, और इससे पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये Q1 की वैल्यू आपके पास है 24.5 प्लस 5/19 into 25 minus 12 27.92। ये क्लियर है। अब Q3 के लिए L प्लस H/F into 3n/4 minus C, 3 and 300 divided by 4 is equal to, ये आंसर कितना आ जाएगा, ये 75 हमें मिलेगा इस क्लास में। अब इस क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री 39.5 प्लस 5/10 minus 74 40। अब आप लोग क्वार्टाइल रेंज भी फाइंड कर सकते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन भी, एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी हो जाएगा फाइन। चलिए अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करें, 4 and 5 दोनों, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 दोनों सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 4 में Q1 की वैल्यू गिवन, क्वार्टाइल डेविएशन गिवन, बेसिकली क्वार्टाइल डेविएशन हाफ ऑफ क्वार्टाइल रेंज होता है, देन फाइंड अपर क्वार्टाइल। तो भाई आपने सिंपल अपने ये जहन में ये फार्मूला लिखना था इस तरह से, और ये वैल्यूज जाके पुट कर देनी थी। 10.875 इज इक्वल टू अपर क्वार्टाइल, कैलकुलेटर पे ये एक्स पुट कर देते, लोअर क्वार्टाइल 89 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास Q3 की वैल्यू आ जाती पॉइंट, ये Q3 की वैल्यू है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करें। 106.25 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करें शाबाश जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखें क्वार्टाइल डेविएशन गिवन है, साथ में अपर क्वार्टाइल की वैल्यू बता दी, लोअर क्वार्टाइल हम लोगों ने सबसे पहले यहां से फाइंड करना है, और फिर आपसे पूछ क्या रहा है इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल, और इन दोनों के लिए अपर एंड लोअर दोनों क्वार्टाइल होने का। तो Q1 की वैल्यू हमें मिलेगी यहां से 53.125, Q3 178.25 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, तो यहां से Q1 की वैल्यू मिल गई, और Q1 की वैल्यू है हमारे पास एग्जैक्ट 70। अब क्वार्टाइल 178.28 माइनस 72 106.28 having scope to say multiply एंड quartile deviation for direct question. कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन के लिए तो Q1 फाइंड करना ही था।
और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन 72 minus 178.28 divided by 72 plus 178.2 और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.424 यही है। और अगर सिर्फ ये क्वार्टाइल डेविएशन होता और क्वार्टाइल रेंज फाइंड करना होता तो सिंपली इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करते हैं तो क्वार्टाइल रेंज ऑल क्लियर। ये मेरे नोट्स में से जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन हैं ये इन्हीं टॉपिक से रेलिवेंट है जो हम लोगों ने अभी कंप्लीट किए। रेंज, सेमी रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। अब आप लोगों ने आज के दिन मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी के तमाम टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के आना है, उनके तमाम फार्मूलाज अच्छे से याद हों, उनकी कैलकुलेशंस के मेथड्स वगैरह हर किस्म के डाटा से, और मेजर ऑफ डिस्पर्शन में जो आज हम लोगों ने पढ़ा है ये सारा आप लोगों को आना चाहिए। राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।